हाँ, मेरा नाम रमेश जरई है। वैसे ही मेरा स्कूल का नाम रामेश्वर जरई है। एक्चुअल में हम लोग मेरे पिताजी के मेरा तीसरा संतान है। सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद और है, उसके बाद मेरे से बड़ा वाला डेथ कर गया। अब अभी मैं हूँ और मेरे बाद तो दो छोटा भाई है, वो लोग हैं। मेरा जन्म में भी बहुत कन्फ्यूजन है। हम लोग को तो कोई गांव का स्कूल में हम लोग आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। जब दीदी लोग भाई लोग जाता था स्कूल, मैं भी वो लोग के साथ जाता था। तो मेरा भी नाम लिखा गया। अब डेट ऑफ बर्थ की बात है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लिखाएगा, कैसे लिखाएगा? तो उन्होंने ऐसे ही लिख दिया कि 26 नवंबर 1961 लिख दिया। वो स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है। मेरा नामकरण में भी बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे रामेश्वर जेराई रखा, तो रामेश्वर रमेश नाम रखा। तो मेरी जो दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, बहुत चिढ़ाते थे। हमारे वो भाषा रमेश से दिसुम्र को कहानी में। तो शायद इसलिए वो होता था कि वो रमेश नाम का बहुत लोग होता था इसलिए करता था, या कि आप पूरे दुनिया में ऐसे फैल जाओगे, नाम आपका जाएगा, इस तरह से करते थे। तो बहुत चिढ़ाते थे, मैं बहुत चिढ़ता था। 1940 में किसी ने हमारा वंशावली लिख के गया। 1940 में 1940 में इसलिए बोल रहा हूँ कि 1940 चूँकि मेरा चाचा है, उस समय शादी नहीं किया था, तो इसलिए वो वंशावली को इस तरह से मिला कि क्या नाम है, कहाँ से शादी किया, उसके क्या क्या कौन कौन बच्चे हैं। तो वो वंशावली जो हमारा अपना वंशावली मिला है, तो उसको अभी कंप्लीट करने का बीड़ा लिया है। और कल चूँकि मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो कल उसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तो वंशावली को कंप्लीट करने के लिए पूरा फैल गया है हमारा जरई लोग, तो वंशावली को कंप्लीट करना है। और उसको एक हमारा सीआरपीएफ कमांडेंट है, 60 बटालियन का था, अभी पता नहीं दूसरा बटालियन में चला गया है। उनसे मैंने कमिटमेंट किया है कि ठीक है, आप कलेक्ट करो, मैं प्रिंट करा दूंगा, एक प्रिंट बुक भी हो जाएगा उसका। 92 में मैंने शादी किया था। 1992 में शादी भी इस तरह से हुआ कि मैंने वो चूँकि महिलाओं के बीच में मैं काम करता था और मैं बाहर से शादी करूँगा तो ये अच्छा नहीं है, तो मैंने महिलाओं के बीच में भी प्रपोजल रखा। कोई अगर मेरे से शादी करना चाहता है तो मैं शादी करने वाला हूँ, हम लोग शादी करें। तो किसी ने भी सहमति नहीं दिया, जिसके कारण मेरा भाई को हमने, उस समय तो टेलीफोन नहीं हुआ करता था, चिट्ठी लिखा कि मेरे लिए लड़की को देखो और जाके मैं शादी करा दूँ। तो हम एक दूसरे को, मेरी मिसेस को देखे भी नहीं थे, और वो लोग ने देखा और शादी करा दिया। शादी करके दिल्ली चला गया। तो उसका वो मेरी मिसेस का तो मेंटली प्रॉब्लम था, मेंटली डिजीज थी, वो हम लोग को पता नहीं था। तो मेंटली डिजीज थी। और एक रोज़ उसके बाद 93 को मेरा लड़का का पैदा हुआ। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी बोले, आज का दिन मेरा लड़का पैदा हुआ 9 जून। विरसा रखने का था, हम लोग ने गुंजन नाम रखा। तो वो लड़का 93 को पैदा हुआ आज का दिन में। आज उसका बर्थडे भी है। विरसा शहादत दिवस में पैदा हुआ है, तो उसको कुछ लोगों का सजेस्ट था कि विरसा ही नाम रखना चाहिए। तो कुछ लोग का, तो हम लोग बोले कि पता नहीं, हम लोग ऐसी शायद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग ने बोला कि नहीं, गौतम नाम रखेंगे, गौतम नाम रखेंगे। कुछ लोग का नाम, तो बाद में गुंजन नाम रखा। वो लड़का अभी टिस्को में कार्यरत है, टिस्को में सर्विस कर रहा है। और उसकी माँ को कैंसर हो गया, मेरी मिसेस को कैंसर हो गया। और 2000
13 में वो डेथ कर गई। मैंने क्या कैंसर बोलते हैं उसको। और इलाज कराने एक्चुअल में हुआ क्या कि वो मेंटल डिजीज तो थी ही। जब हम ट्रीटमेंट कराया था दिल्ली में भी मैंने ट्रीटमेंट कराया था, एक बड़ा साइकिट्रिस्ट है, अशोक सरीन करके नाम था उसका, तो उनके यहाँ ट्रीटमेंट करा चलता था। जब तक दवा खाती है तो ठीक होती है, जब दवा बंद करते हैं तो फिर बीमार हो जाती है, नहीं उसको कुछ भी होश नहीं आता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हम लोग तो पहली बार महिलाओं के साथ इस तरह से साथ में रहे हैं, तो हो सकता है महिलाओं का स्वभाव ही इस तरह से होगा ये सोचते थे। लेकिन उसको वो बीमारी था, बीमारी में मैंने ट्रीटमेंट कराया। तो वो मेरा लड़का पैदा होने के बाद वो बोली कि नहीं हम लोग को गांव जाना चाहिए, गांव में भी रहना चाहिए। तो हम बोला कि इतना दिसंबर महीना, जनवरी दिसंबर में बहुत ठंडा होता है, मार्च महीने में हम लोग चलेंगे। मार्च महीने में आए तो वो लोग बोले कि हम लोग गांव में रुकेंगे, आप लौटो। मैं तो लौट गया। जब वो लोग को छोड़ा तो बाद में फिर उसका मेंटल डिजीज का वो हो गया। और एक रोज़ काफ़ी बारिश हो रही थी, वो लोग को बता रहा था कि बच्चा को लेके वो मायके जाने वाली थी, बच्चा को गोदी करके। बच्चा एकदम छोटा था, तो हम घर में बोला कि नहीं बच्चा को लेके जाने नहीं दो, तो ऐसी करो कि वो जाना ही चाहती है तो बाबू को छोड़ देगा और उसको पहुंचा दो। तो उसको वर्षा में ही पहुंचा दिया मायके। तो मायके वाला लोग बोला कि इतना वर्षा में कैसे पहुंचाया, तो उन लोग को कोई स्पष्टीकरण देना भी मुश्किल था, क्योंकि वो बच्चा को लेके नदी में बाढ़ आई है, वो है तमाम चीज़ है, कहीं पर वो बच्चा को छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत होता। तो इस तरह से फिर हम लोग ने सोचा कि चलो मैं एकदम दिल्ली छोड़ दूंगा। चेबासा में रहना शुरू किया। चेबासा में रहना शुरू किया तो मेरी मिसेस को एक रोज़ मेरे मिसेस को मैं जब दिल्ली से वापस आया तो सबसे पहले ससुराल गया, क्योंकि गांव अगर जाऊंगा पहले तो वो लोग मुझे आने नहीं देगा, क्योंकि वो बदतमीजी भी की होगी। बच्चे को छोड़ना, छोटा बच्चा को छोड़ना बड़ा दिक्कत था। तो इस तरह से छोटा बच्चा को छोड़ के गई और उसको पहले लेके रहने जाओगे बोलेगा, यही सोच के मैंने पहले उसको यहाँ आया गया, उसको लेके फिर गांव गया। तो गांव तो ठीक गया, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरा दिन मेरी सास और ससुर जी आए और उनको वापस ले गए। हम बोला कि हम लेके आए हैं, नहीं आप कैसे लेके आए हो बोलता है। तो ये झगड़ा था हम लोग का। बाद में वो मायके में रही और वहीं डेथ की। तो तब से चूँकि मेरा बच्चा छोटा था तो हम बोला कि भाई एक सहारा तो होना चाहिए, कोई उसकी माँ होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही डिक्लेयर किया था भाई ये लड़का तो है, अगर किसको मेरे साथ रहना है तो एक कंप्रोमाइज़ करते हुए रहे। तो एक रही और मेरे साथ अभी रहने लगी। तो उसी से एक लड़की है, तो लड़की अभी पीजी कर रही है संजीव कॉलेज रांची से। क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए, हम लोग भी बूढ़े हो गए, बाल काला करने से कोई जवान नहीं होता। तो ये बाल काला करने के बीच में भी बड़ा राजनीतिक हुआ था कि एक जगह गए थे, वहाँ मेरी मिसेस की सहेली मिली, उन्होंने बोले कि अरे फलाना तो इतना बूढ़ा आदमी से शादी किया है बोलता। तो उसका हस्बैंड बोलता है अरे वो बूढ़ा आदमी कैसे है, वो तो हम लोग के साथ था। तो मेरी मिसेस बोली कि भाई काला करो ना, काला करने में क्या हार जाए। तो काला करना पड़ा हमको। ये सब कुछ बात है। पता नहीं सारे आंदोलनकारियों की स्थिति इस तरह से होती है कि कुछ आंदोलनकारी थोड़ा सा अच्छा
अपना इकोनॉमिक की कंडीशन को ठीक करते हैं या सबका मेरे जैसे होता है। ना अभी मैं गांव में हल जोत सकता हूँ, ना मजदूरी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। चलो कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ लोगों को तो मिलेगा। हम लोग का फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे नीडी लोग आते हैं, नीडी लोग से तो हम लोग रुपये भी नहीं ले सकते। ये एप्लीकेशन कैसे होगा, ये कहाँ लिखना होगा। कल से एक लड़का फ़ोन कर रहा था, मेरी मिसेस हॉस्पिटल में है यार, उसको देख के आओ। मैं वहाँ भी हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये स्थिति है। तो कभी कभी लगता है कि हम उतना शायद जितना लोग सोचते हैं उतना शायद हम लोगों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा फिर भी कोशिश रही है शुरू से कि हमारे लोग को किस तरह से मदद पहुँचे, या कहीं एप्लीकेशन लिख के या कहीं लीगल में भी, हर चीज़ में मदद पहुंचाना, यही हम लोग का कोशिश रही है। जब पढ़ते थे तो चूँकि झारखंड आंदोलन था तो ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत भयंकर होता था यहाँ। मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा फायरिंग यहीं पर हुई है, और इसी फायरिंग को सबसे भयंकर फायरिंग तो गोवा में हुआ था। गोवा गोलीकांड जो अभी कहते हैं, जो 8 सितंबर 1980 को हुआ था। 8 सितंबर 1980 को का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि क्योंकि 8 सितंबर 1980 के बाद से ही ज्वार का फॉर्मेशन होता है। 8 सितंबर 1980 को गोवा में लोग दो प्रकार का लोग था। एक तो गोवा में रोजगार पाने के लिए, एक तो अलग प्रांत। वो दोनों का समन्वय मीटिंग था, बड़ी मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जब गया तो जो आयोजक करता है, बीएमपी हुआ करते थे उस समय, बिहार मिलिट्री पुलिस। तो बीएमपी के लोग वहाँ जाके आते हैं कि जो आंदोलनकारी जो नेतृत्व करता है उन लोग को स्टेज से पकड़ के लाते हैं। तब सारे पूरे क्राउड जो चारों ओर फैले हैं वो सारा खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है तो ये पुलिस लोग हड़बड़ा के हवाई फायर करता है। तो वो लोग समझने लगता है कि हमारे ऊपर फायर हो रहा है, तो वो लोग भी तीर चलाना शुरू कर देता है पुलिस के ऊपर। पुलिस को भी तीर लगती है। तो जब पुलिस को तीर लगती है तो पूरे भीड़ में गोली इतना चलाया, उसके पास जितना गोली था पूरा ख़त्म कर दिया। वो गोलीकांड इस तरह से हुआ। और ये गोलीकांड का जिक्र इसलिए भी करना ज़रूरी है कि आज़ाद भारत में अपने जगह पर हमारे लोगों के ऊपर इस तरह से गोली चलाई गई। माने ये उसके बाद वहाँ से जब सारा IIS को, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का उस समय माइंस था गोवा में, तो गोवा माइंस का वो एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में सारा घायलों को लिया गया वहाँ ट्रीटमेंट के लिए। और बहुत सारे लोग तो गोली लगने के, चूँकि गोवा चारों ओर से पहाड़ों से गिरा हुआ है, कुछ लोग तो गोली लगने के बाद भागने के क्रम में जंगल में मर गए, कुछ लोग तो घर पहुंच के मर गए, उसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो घायल थे, जो लेने लायक था, वो लोग को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा था। तो वो जिसको गोली लगी है उन लोग को जब ट्रीटमेंट करा रहा था, तब ये लोग ने फिर वहाँ रेलवे स्टेशन है गोवा में, RPF का गोडाउन से फिर गोली लेके आया और जितने भी घायल लोग हैं उन लोग को लाइन में खड़ा करके गोली मारा। तो आज़ाद भारत में माने हॉस्पिटल में इस तरह से अटैक हुआ, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो उसी के बाद से ज्वार का फॉर्मेशन होता है। ज्वार का हम लोग फाउंडर मेंबर भी हैं ज्वार का, और ज्वार का तब से अब तक लगभग जितना भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है आवाज़ उठाते रही है। ज्वार का फॉर्मेशन हालांकि 80 के बाद हुआ है, लेकिन 90 में एक जस्टिस कृष्णा अय्यर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उनको यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। उसका अधिवेशन में, ज्वार का अधिवेशन में यहाँ मैदान में हुआ था 29-30
मई को काफ़ी गर्मी में, तो उन्होंने फॉर्मली रूप से उनको ओपनिंग किया था ज्वार का। तब से ज्वार चल रहा है और तब से मैं ज्वार में हूँ। और महिलाओं का जो संगठन बनाया था वो भी ज्वार के नाम से ही बनाया। आज के तारीख में चूँकि आप ह्यूमन राइट का बात करते हैं, ह्यूमन राइट का बात करते हैं तो स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं। वो भी है। तो स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं तो आपके पीछे सारे लोग लग जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं तो डे टू डे का रिपोर्टिंग भी मुझे करना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मुझे स्टेट को रिपोर्ट करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जहाँ भी मैं मोबाइल में भी बात करता हूँ तो मेरा वो लोग ट्रैक करता है। तो मुझे उससे कोई नहीं है, मैं ऐसी तरह का कोई बात भी नहीं करता हूँ, तो मुझे कोई डर भी नहीं है। लेकिन आज के तारीख में स्टेट के खिलाफ में डायरेक्ट रूप से बात करना थोड़ा सा दिक्कत है। स्टेट इतना शक्तिशाली है तो फिर दूसरा तीसरा स्टैंड का भी स्थिति हो सकती है। ऐसी नहीं सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट का वायलेशन तो के बारे में बात उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग शायद मिल सकते हैं, फिर हम लोग को बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, खोजना चाहिए कि ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो कि कर सकते हैं, करा सकते हैं। मेरा गांव का नाम है बाईबुरु, जो माझगांव ब्लॉक के अंतर्गत, माझगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। फादर लोग का जो शिक्षित हुआ है मेरे पिताजी से शुरू हुआ है। मेरे पिताजी के लोग का 4 भाई है। 4 भाई में से मेरा पिताजी का तीसरा नंबर है। तो उन्होंने केवल हमारे माँ बाप में वही पढ़ाई किया है। और उन्होंने पढ़ाई किया कि उस समय कोई स्कूल होता नहीं था, रोड भी नहीं था। तो चेवासा तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। तो 70 किलोमीटर दूर से पैदल आके यहाँ पढ़ते थे। चेवासा में एक कोलाहन हॉस्टल हुआ करता था उस समय, उसमें रहते थे। और रुंटा स्कूल, जो कि रुंटा स्कूल 1926 में ओपनिंग हुआ था, मिडिल स्कूल। तो 1943 को वो हाई स्कूल बनाया। हाई स्कूल बना के फर्स्ट बैच वो मैट्रिकुलेट था। और मेरे पिताजी 99% ला के उस समय 1943 में वो पास हुए थे। पहले तो पिताजी पढ़ाई किए। पिताजी के पढ़ने से पूरा एरिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। उसके पहले कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे। तो शिक्षा का प्रसार होने के बाद बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए हैं। अभी पूरा पंचायत में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट है, इस तरह से पढ़े हैं। मेरे पिताजी को जब उस समय कोई बस का सुविधा नहीं था, मेरा बड़ा पिताजी वो सामान ला देते थे। 2 तरफ में चावल लेके आते थे, ढो के लाते थे। और यहाँ जांगीबुरु है, रास्ते में जांगीबुरु है। जांगीबुरु में एक रात रुकते हैं, तो वहाँ से लकड़ी फाड़ लेते हैं। तो चावल को एक तरफ कर लेते हैं, फिर लकड़ी को एक तरफ करके लाते हैं। तो मेरे पिताजी को पहुँचा देते थे। तो मैं हाई स्कूल में जब पढ़ता था, चईवासा में मैंने पढ़ाई किया हाई स्कूल। गांव का स्कूल में इसको पढ़ने के बाद फिर मिडिल स्कूल तक तत्तरी में पढ़ाई किया। हमारा जो पंचायत पर भी पढ़ता है, वहाँ पढ़ाई करने के बाद मुझे चईवासा में भेजा गया। चईवासा में भी भेजा गया। तो चईवासा में जब मैं पढ़ाई शुरू किया, उस समय मुझे एक मेरा बड़ा भाई हॉस्टल में छोड़ के आया था। हॉस्टल से स्कूल कैसे जाती है मुझे नहीं पता था, ऐसी स्थिति थी। तो इस तरह से पढ़ाई किया।
और हम लोग का सेकंड जनरेशन शायद जो एजुकेट हुए हैं गांव से, सेकंड जनरेशन। जब मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास मेरा हालांकि 77 पेज था मेरा मैट्रिक का। हम लोग 11 क्लास तक पढ़ते थे उस समय। 77 पेज था मेरा मैट्रिक में। मैं बीमार हो गया एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मैं 78 में परीक्षा लिखा और 78 में पास हुआ। और मैं पढ़ाई के समय में हाई स्कूल में मेरा साइंस था, फिर कॉमर्स पढ़ाई किया, फिर मास्टर डिग्री में आर्ट्स पढ़ाई किया, फिर लॉ भी पढ़ाई किया। तो मैं किसी चीज़ में पारंगत नहीं हूँ अपने आप में। मैंने हर सब्जेक्ट टच किया, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी हमसे हम कब अभी तक देखे नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाकी सब सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़े थे, साइंस में भी, या इकोनॉमिक्स पढ़े थे। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स भी साइंस के रूप में आता है, लेकिन ये इंडिया में साइंस को मान्यता नहीं दिया है। कॉलेज में आने के बाद हम लोग का ये हॉस्टल में संजीवियर्स कॉलेज, अभी जहाँ आप रुके हैं वहीं संजीवियर्स कॉलेज हॉस्टल हुआ करता था, उसी में हम लोग रहते थे। और वो हॉस्टल जेपी मूवमेंट आंदोलन का सेंट्रल केंद्र बिंदु था, और झारखंड अलग प्रांत का भी केंद्र बिंदु था वही हॉस्टल, ये हॉस्टल। तो हम लोग चूँकि शुरू में ऐसी हॉस्टल में रहे हैं, तो हम लोग का सोच भी इस तरह से, अलग प्रांत का सोच वहाँ से डेवलप होता है हम लोग का। जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग केबी हॉस्टल में रहते थे। केबी हॉस्टल में उस समय 74-75 जेपी मूवमेंट का आंदोलन चला। 73 में ही जेपी मूवमेंट का आंदोलन चला और हम लोग को हॉस्टल खाली करने का आदेश आया। तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग, न गाड़ी घोड़ा सब बंद। तो किसी तरह से हम लोग चले गए। रास्ते में एक ट्रक मिली। ट्रक ऐसी चाईबासा से नहीं छूटी थी, चाईबासा के बाहर से छूटी थी, क्योंकि चाईबासा तो पूरा बंद था। और किसी तरह से घर पहुँचे। हम लोग ने तय किया था कि ट्रेन से हम लोग गए कैंतपुसी तक, कैंतपुसी से पैदल जाना है या किस तरह से जाना है वो हम लोग को नहीं पता था। 73 की बात है। तो उसके बाद से हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग जेपी आंदोलन से हम लोग को क्या लेना देना, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोग उधर गांव तरफ गए थे। गांव तरफ में खूब मस्ती मार रहा था हम लोग। अरे आज स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, हम लोग इधर रहेंगे। जब आया तो बोलता है कि हॉस्टल खाली करो। हॉस्टल को खाली करना था हम लोग को। हॉस्टल को खाली कराया गया और हम लोग फिर इस तरह से किसी तरह से गांव पहुंच गए। वो जेपी आंदोलन की बात थी। तो जेपी आंदोलन का हम लोग ने पहले दूसरे रोज तो हम लोग ने जेपी आंदोलन को करीब से देखने का कोशिश की कि क्या आंदोलन हो रहा है, आंदोलन क्या है। तो कहीं पर जो भंडारण करता है वो लोग को लूटा जा रहा था। तो ये सब भी हम लोग के आँख के सामने हुआ, क्योंकि वो लोग अवैध रूप से भंडारण कर रहा था, गैर कानूनी ढंग से भंडारण कर रहा था। तो उस सबको भी लूटा ये जेपी मूवमेंट के दौरान। पढ़ाई करने के बाद हम लोग अलग प्रांत का आंदोलन में था। अलग प्रांत का आंदोलन में हम लोग ये सोचते थे कि अलग प्रांत का आंदोलन कि यदि हमारा राज्य अलग होगा तो आदिवासी राज्य होगा, हम लोग को सब सुविधा मिलेगी, ये हम लोग का सोच था। आंदोलन में तो था तो बहुत सारे लड़का लोग जेल में जाते थे, पकड़ाए जाते थे। और हमारा दूसरा वो वकील लोग काफ़ी लूटता था यहाँ। तो हमको बोला गया कि आप ये डिसीजन हुआ आंदोलनकारियों में कि भाई एक आदमी हमारे बीच से जाना चाहिए, DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करके आए और यहाँ प्रैक्टिस करे और हमारे लोगों को छुड़ाए। तो मैं दिल्ली चला गया 84 लास्ट में मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने शुरू में एडमिशन का बात चल रही थी। एडमिशन का बात कैसे हम लोग करेंगे, एडमिशन भी कैसे होता है भाई, बड़े शहर की बात है। हम लोग तो एक गांव से आए हैं, गांव के लड़के अब दिल्ली अचानक जाने से
समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो उसी दौरान हम लोग ने दिल्ली में मैंने लॉ फैकल्टी के में मंदिर मार्ग में एडमिशन लिया। लॉ फैकल्टी मंदिर मार्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, उसमें एडमिशन लिया। और उसी दौरान हम लोग ने कुछ दिल्ली में हमारे जितने लोग हैं वो लोग जो यहाँ से गए हैं वो लोग से मिलते जुलते थे, वो लोग से बात करते थे और उनके बोली से उनके बात करने से हम लोग ने काफ़ी लोगों को संगठित किया। एक पर्व मनाने का हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये पर्व कहाँ मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए। तो उसी दौरान इतनी छोटी सी एक पेपर में ये आई थिंक हिंदुस्तान पेपर है, उसमें समाचार आता है कि एक लड़की एक बॉक्स पलंग NI मार्केट की INA मार्केट है, एम्स के बगल में है, अभी तो बहुत डेवलप किया, उस समय उतना डेवलप नहीं था। उस मार्केट में एक बॉक्स पलंग किसी ने रख देता है। सब सोचता है कि किसी ने रखा है, कल ले जाएगा, परसों ले जाएगा। तो पहला दिन था वैसे ही पड़ा रहा, दूसरा दिन था वैसे ही पड़ा, तीसरा दिन से उससे दुर्गंध आना शुरू हुआ। जब खोल के देख रहा है तो एक लड़की का लाश था। तो उसमें पेपर में दिया हुआ है कि उसमें बिहार की कोई आदिवासी लड़की के जो सामूहिक बलात्कार के बाद मर्डर किया गया होता है। तो हम लोग को खनक लगी कि अरे भाई हमारे महिलाओं को इस तरह से किया जा रहा है, माने बलात्कार करके मर्डर किया जा रहा है। तो हम लोग ने महिलाओं को संगठित करना शुरू की, जितना झाड़ू पोछा लगाती दिल्ली में वो लोग को संगठित करना शुरू किया और वो बहुत बड़ा संगठन बना महिलाओं का। ये दिल्ली की बात है, जब तो यहाँ साउथ की भी कुछ महिलाएं काम करती है, राजस्थान तरफ की भी कुछ महिलाएं काम करती हैं, नॉर्थ ईस्ट की भी महिलाएं करती, कुछ महिलाएं नेपाल के भी काम करती हैं। तो सब महिलाएं अलग अलग आते हैं। संडे को हम लोग क्या करते थे, संडे को अलग अलग जगह में मीटिंग करते थे, कभी लोधी गार्डन में, कभी प्रसाद नगर डिस्ट्रिक्ट पार्क में, कभी ग्रेटर कैलाश डिस्ट्रिक्ट पार्क में मीटिंग करते थे प्रत्येक संडे को। तो संडे को हम लोग का क्या होता था कि सब कोई अपना खाने का लेके आता था और एक बड़ा सा दरी में बिछा देते हैं और सब उसमें रख देता है, उससे जिसको जो खाना है खा लेता है दिन का खाना। इस तरह से हम लोग ने संगठन को चलाया और काफ़ी माने अच्छा भाईचारा था वो लोग का संगठन को बनाने का। और उसमें हम लोग का उद्देश्य ये था संगठन बनाने के पीछे में डाटाबेस करना था। उसमें तो टेलीफोन था नहीं, कहाँ की लड़की है, कहाँ काम कर रही है, वहाँ का फ़ोन नंबर क्या है, ये तमाम चीज़ हम लोग डाटाबेस करने की कोशिश किया। वो डाटाबेस करने के बाद हम लोग ने फिर कोशिश किया कि भाई और बहुत सारा चीज़ आना चाहिए कि ये महिलाओं को, जो महिलाएं घरेलू कार्य का झाड़ू पोछा लगाने वाले महिलाएं हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी का हम लोग दिलाएंगे। तो उस संबंध में हम लोगों ने बॉम्बे का जो महिला संगठन काम करता है उन लोग से संपर्क किया, कलकत्ता का महिला वालों से संपर्क किया, चंडीगढ़ का उससे संपर्क किया। तो हम लोग को नेक्स्ट सेशन जो पार्लियामेंट सेशन में बिल पास कराना था हम लोग को कि भाई सोशल सिक्योरिटी ये लोग को भी मिले कि ये लोग क्योंकि इस तरह से ये लोग भी एक तरह से नौकरी करती है तो ये लोग को भी सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में वो बिल भी हम लोग पास कराना था। और एक चीज़ मैं भूल गया था कि हम लोग ने महिलाओं को जो संगठित किया था, क्योंकि अलग अलग स्टेट के महिलाएं थी, तो उन लोग का संबोधन अलग अलग था। कोई गुड मॉर्निंग करती है, तो कोई जय श्री राम भी बोलती है, कोई तो यीशु सहाय बोलती थी, कोई यीशु मरंग बोलता है। तो हम लोग ने बोला कि इस तरह से नहीं चलेगा संगठन में। संगठन में सबको हम लोग ने सबसे अच्छे बात तो ये था कि हमारे बीच से जो दिव्य भारती में पृष्ठ का पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम लोग संगठन में आना है तो सबको जोहार बोलना है, कोई जय श्री राम नहीं चलेगा, कोई गुड मॉर्निंग चलेगा
नहीं चलेगा, कोई नमस्ते नहीं चलेगा, सबको ये संगठन में आना है तो जोहार में आना है, जोहार करके आना है, सबको जोहार बोलना है। और दिल्ली में रह के मैंने जितने भी वहाँ के लोग हैं उन लोग को मैंने एक साइकिल ख़रीदा, मैंने 200 रुपये में सेकेंड हैंड साइकिल ख़रीदा, साइकिल में ही घूमता था पूरा दिल्ली। उसके बाद कहाँ हमारे लोग रहते थे उन लोग को खोज खोज के उसका एड्रेस, एक दिल्ली में हमारे लोगों का मेलिंग लिस्ट तैयार किया। उस समय कंप्यूटर तो होता नहीं था, मैनुअल टाइपराइटर में टाइप करके एक एड्रेस लिस्ट तैयार किया और उस एड्रेस लिस्ट के अनुसार हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे लोगों को महीना में एक बार मिलना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए? उस समय 9 पंडित पंत मार्ग में बगुन सुमरी MP थे, तो वहीं पे हम लोग बैठते थे। तो कुछ दिन के बाद लगा कि नहीं, ऐसे ही बैठने से मज़ा नहीं आएगा, एक हम लोग को आपस में कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो 10 रुपये करके पर मंथ कंट्रीब्यूशन हम लोग करते थे, जो कि रिफंडेबल था। ज़्यादा जिसको से विड्रॉ करना है तो उसको पूरा कैलकुलेट करके उसको देता था। तो बाद में 20 रुपये हो गया, उसके बाद 50 रुपये हो गया, उसके बाद 100 रुपये हो गया। दिल्ली में सोचा कि यार हम लोग का इतना सारे लोग हैं तो माघे पर्व भी मनाना चाहिए। तो माघे पर्व कौन पूजा करेगा? तो एक पाइकिराय बांड्रा करके था, पाइकिराय बांड्रा उस समय स्टील भवन में था, तो वही वो पूजा करता था। तो वो पता नहीं, वो थोड़ा सा कुछ पर्व में जो पूजा करता है तो उसमें कुछ दस्तूर है, उसको निभाना पड़ता है। वो शायद नहीं निभाया और वहाँ पे चतुर क्या बड़ा जो ये बना रहता है, वो सब बहुत डंक मारा हम लोग को। तो फिर बोला कि अगले बार से हम पूजा नहीं करेंगे। बोला तो अब बोला फिर अब कौन पूजा करेगा? तो हमको बोला कि भाई रमेश पूजा करेगा। तो मैं इसके बारे में एकदम जानता ही नहीं था। उसके पहले मैं गांव आया, गांव में सारा जगह जानकारी दिया, पूछा क्या पूजा होती है, क्यों पूजा होती है। तो वो पूजा जब मैंने सीखा, लोगों से सुना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। मैंने ये ना केवल मानव समाज के लिए पूजा होती है, छोटा छोटा मक्खी जितने भी जीव जंतु है सबके बारे में, पूरा दुनिया का जीव जंतु के बारे में पूजा होती है। और हम बहुत अच्छा कमाएं ऐसी तरह ऐसी पूजा नहीं होता है। हमारे लोग, हमारे सारे जीव जंतु, सारे ब्राह्मण, सारा बहुत सुखी संपन्न रहे, इस तरह से पूजा होती है। तो मुझे बहुत उसके इम्पैक्ट हुआ कि अरे बाप रे, इतने अच्छा पूजा, मैं तो कभी सुना भी नहीं था, इतना अच्छा पूजा होती है। बाद में एक लड़का और लड़की यहाँ दिल्ली से लेके गया, तो उन दोनों तो कैसे रहेगा यार, बिना शादी किए तो अभी इस तरह से नहीं रहना चाहिए। तो शादी कौन कराएगा? होता है नहीं, रमेश कराएगा। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या शादी करना है। अभी फिर मेरे पल्ले में एक लफड़ा आया कि क्या करना है। तो मैं सोचा कि अच्छा, तो ये गांव गैसरी, मैंने गांव का एक देवता होता है, ये गांव का एक देवता होता है, और एक देसावली का देवता होता है, ये देसावली का देवता होता है। तो वो दोनों के बीच में, वो दोनों के नाम से मैंने पूजा किया और उन लोगों को शादी करा दिया। तो बाद में मैंने यहाँ रियलाइज किया कि यहाँ पर एक शादी में मैं गया हुआ था। शादी में मेरी भतीजी का शादी हो रहा था। तो एक आदमी मास्टर था, वो कुलगुरु के अभी वो डेथ कर गए, वो पूजा कर रहा था। तो उसके बाद पूजा के बाद मैंने उनसे जब संपर्क किया कि मैं भी शादी कराया, इस तरह से पूजा किया होता है, तो वो बोला कि बहुत अच्छा किया होता है। तो यही तो होता है पूजा में होता है। तो मैं भी सोचा कि चलो कम से कम मैं भी शादी करा सकता हूँ। मेरा एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ, एक तरह से टर्निंग पॉइंट है हम कहेंगे कि एक रोज़ मेरा एक दोस्त आया, चलो घूमने चलेंगे होता है दिल्ली में। तो जून का महीना, इतनी गर्मी में, तो बोला कि इतनी गर्मी में यार तो कैसे घूमने चलेंगे होता। अरे तो
तुम तो गर्म गर्म देश के आदमी हो, यहाँ अमेरिका से यहाँ यूरोप से लोग आके कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, आप बोल रहे हो गर्मी लग रही है। तो मैं फटाफट तैयार हो गया। मेरा उसको बहुत दिमाग में बहुत स्ट्राइक किया कि ये तो पते की बात बोला यार, हम केवल मैंने गर्मी के बहाने हम नहीं जाने चाह रहा था और इन्होंने अच्छा बोल दिया। तो वो मेरा दिमाग में बहुत इफेक्ट कर गया कि उससे समय का किसी में, मौसम का किसी में पाबंदी नहीं होता है। अब बारिश हो रही है तो यहीं जाना है तो चला ही गया, बहुत गर्मी है तो फिर चला गया। मैंने ये मैंने एक तरह से मेरा टर्निंग पॉइंट था। तब मेरा हुआ क्या, दिल्ली पुलिस में मैं नौकरी किया, ज्वाइनिंग हो गया कमिश्नर ऑफिस में, दिल्ली पुलिस में नौकरी मिली। दिल्ली पुलिस में मैंने नौकरी किया तो बहुत सारा लोग ने आलोचना की, अरे हम लोग आंदोलनकारी दिल्ली पुलिस में कैसे नौकरी कर रहा है। दिल्ली पुलिस में भी कमिश्नर ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा चीज़ डील करने को दिया था, जितना भी आईपीएस का सर्विस बुक है उसको डील करना था। कब ज्वाइन किया, कब लीव ले रहा है, वो तमाम चीज़ डील करना था। पहला मैं दिल्ली पुलिस में। सेकेंड में मुझे फिक्सेशन ऑफ पे में दिया था, क्योंकि हम लोग हेडक्वार्टर में थे तो जहाँ से भी फिक्सेशन पे का फिक्स करना है वो सब करते थे। उसके बाद बहुत सारा आलोचनाएं जब मेरे ऊपर आई कि देखो देखो आंदोलनकारी पुलिस ज्वाइन किया है, तो मैं रिजाइन दे दिया। लोग बोला कि भाई हम लोग ज़रूरत है आपका अपना जगह पर, तो अभी आपको वापस लौटना चाहिए। शुरू में मैंने वो जिक्र नहीं किया था, सीईसी में ज्वाइन किया था मैं, जब सेंट्रल फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन उसमें ज्वाइन किया था, ताकि मेरा अपना कुछ खर्चा पानी भी चले और मैं अध्ययन भी करूं, पढ़ाई भी करूं, ये था। तो उसमें मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, बाद में दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया। दिल्ली पुलिस में जैसे ज्वाइन किया मेरे पिताजी गुजर गए इधर। मेरे पिताजी गुजरने के बाद मैं दिल्ली पुलिस में नया नया ज्वाइन किया था। पहला रोज़ दूसरा दिन सीईसी में तो फ़ोन था, सीईसी में फ़ोन आया कि आपके पिताजी डेथ कर गया। तो मैं तीसरा दिन मैं वापस आया, ज्वाइन करके वापस आया। ज्वाइन करने के बाद वापस आया, फिर वहीं दिल्ली पुलिस में वापस फिर ज्वाइन किया। मैं जब सीईसी में था उस समय मुझे नहीं पता था कि भाई झारखंड आंदोलन में किस तरह से मदद किया जाए। तो जितने भी यहाँ से जाते थे, कभी होम मिनिस्टर से मिलने जाते थे, तो वहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, प्रेस स्टेटमेंट बांटना, प्रेस रिलीज बांटना, वो सब मेरा काम था। तो मैं जाता था, क्योंकि दिल्ली में प्रेस रिलीज बांटना बहुत बड़ी बात नहीं थी कि एक ही प्रेस क्लब में शब्द का अलग अलग वो बॉक्स है, सब में डाल दे गया, वही करता था। तो वो थोड़ा सा सही था। मैंने सभी आंदोलनकारियों से भी मिलता था, फिर क्या हो रहा है वो सब भी जानकारी लेता था, और प्रेस स्टेटमेंट भी बांटता था। तो सब मेरा दिल्ली का काम था। रिजाइन देने के बाद मेरा जो बड़े भाई थे उसमें कपूरथला में थे, पंजाब में, तो वो उसी दिन आए। तो बोले कि आए, और जिस रोज़ मैंने 1 महीने का नोटिस दिया था दिल्ली पुलिस से, 1 महीने का नोटिस में 1 महीने के बाद एक्सेप्ट जब हुआ उस दिन मेरा भाई भी आया। तो उन्होंने मुझे बहुत गाली दिया, क्या नौकरी को मजाक समझते हो, नौकरी का रिजाइन किया हो, ये किया हो। तो बहुत मेरे से झगड़ा किया। तो उसी समय मेरा कजन, मैं तो वहाँ दिल्ली में कजन के यहाँ रहता था, कजन ब्रदर के यहाँ। तो भाभी बोली कि रमेश तेरा एक चिट्ठी आया है होते हैं। तो फिर वो चिट्ठी खोल रहा था तो दूसरा एक अपॉइंटमेंट लेटर था मेरा, दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर था। और वो अपॉइंटमेंट लेटर टर्मिनल टैक्स डिपार्टमेंट का था, चुंगी जिसे कहते हैं, टर्मिनल टैक्स। तो टर्मिनल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना शुरू, ठीक है, रिजाइन हो गया, ये डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो। तो उसमें मैंने काम किया। उस समय इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के सामने टीबी बिल्डिंग पे डिपार्टमेंट था। मुझे
डायरेक्ट उसमें नहीं भेजा, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजा पहले में। तो वो डिपार्टमेंट में मुझे चूँकि टैक्स लेना था, तो मैं उधर संगठन में तरफ से मैं समय नहीं देने सका, बहुत व्यस्त हो गया, बहुत व्यस्त हो गया। इधर नौकरी करना है, इधर गांव घर का देखना है, फिर अपना ड्यूटी, कभी रात को ड्यूटी होता है, कभी दिन को ड्यूटी होता है, इस तरह से। तो एक आदमी एक रोज़ बोला कि ऐसे ही हम लोग बैठे थे, ऐसे ही करके बैठे थे। वो हमारा कलीग था, टर्मिनल टैक्स डिपार्टमेंट में ही उसमें काम करते थे। तो उनका ये कहना था कि पता नहीं वो हर तरह का देखते हैं कि क्या करते हैं, कि वो उन्होंने मुझे दो चीज़ कहा। एक चीज़ तो आप दिल्ली में आगे तक नहीं रहोगे, आप वापस जाके अपने जगह पर अच्छा काम करोगे। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और एक बोला कि आप भविष्य में अपना हाथ किसी को नहीं दिखाओगे। तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं क्या दिखा रहा हूँ, कि क्या है मेरा हाथ में, मुझे नहीं पता। तो और तीसरा चीज़ उन्होंने बोला कि देखो, रुपये यहाँ काम करते हो तो रुपये कुछ कमा लेना चाहिए, रुपये सब कुछ है, रुपये से ही अपना परिवार चलता है, रुपये से ही घर बनता है, रुपये से ही कल को शादी करोगे, बच्चे होंगे, बच्चे को पढ़ाना है, सारा रुपये की ज़रूरत होती है। तो आप रुपये, क्योंकि हमारे टर्मिनल टैक्स में लोग झोला भर भर के रुपये ले जाता है, और मैं ही एक ऐसे आदमी हूँ कि किसी से रुपया लेता नहीं था। तो मैं सोचा कि यार, दूसरे दिन मैं टॉयलेट में बैठकर 4 बजे सुबह मैं टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट में बैठ कर सोच रहा था यार ये आदमी क्या बोला। तो मैंने सोचा कि हाँ, रुपये तो ज़रूरत है, कमाना चाहिए। सोचा दिल्ली में मैं कोटी खरीदूँगा, प्लेट नहीं खरीदूँगा, कोटी खरीदूँगा, देखा जाएगा जो भी होगा। तो एकदम उस रोज़ बन टन के गया, नाइट ड्यूटी चल रहा था, आज से कमाना शुरू, ये सोचा। तब मैंने देखा कि होम मिनिस्टर ने, चूँकि टर्मिनल टैक्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ही ख़त्म कर दिया। तो उस रोज़ बोलता कि उस रोज़ मेरे से सीनियर तो जो हेड होता है, वो बोला कि जरा ही आपका हवाले कर रहा हूँ पूरा चुंगी को, आप 11th आवर में भी होम मिनिस्टर से आदेश आ सकता है, तो आप चलाओ, होता है। तो मुझे छोड़ के गया। तो इतने सारे गाड़ियों के पाँपे के बीच में था, हम लोग सोचे कि आज अभी चुंगी ख़त्म हो गया, जाओ करते। तो उस सब से भी कुछ रुपये भी लेता है, तो करोड़ों रुपये हम लोग ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने लिया नहीं। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, चूँकि मेरे अंडर था पूरा बैरियर, तो बोला कि बाबूजी हम लोग को कुछ चुंगी लेना चाहिए। हम बोला कि नहीं लेंगे, हम लोग सबको जाने दो। सबको हम लोग ने जाने दिया, और हम लोग ने किसी से लिया नहीं। तो ये था कि पता नहीं, मैं वो रुपये के दलदल से बच गया शायद, वो अपने आप को समझता हूँ। तो बाद में टर्मिनल टैक्स को तो ख़त्म किया हम लोग, चूँकि कमीशन थ्रू से गए हैं, तो मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजा, ट्यूबरकुलोसिस का हेल्थ डिपार्टमेंट, जो ट्यूबरकुलोसिस बिल्डिंग ISI इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के सामने वाला बिल्डिंग में उसमें था। तो वहीं मैं काम करता था। 6 महीने तक हमको कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं IGSS में या इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में जाके किताब पढ़ते रहता था, मैंने दिन भर 6 महीने तक। बाद में मुझे वहाँ क्या बोलते हैं उसको, पे बनाने का, रिटायर जो हो रहे हैं उसका, वो सबको कैलकुलेट करने का जिम्मा दिया। कुछ दिन देने के बाद मुझे उस डिपार्टमेंट में मुझे दवा खरीदने का, ट्यूबरकुलोसिस का दवा खरीदने का जिम्मा दिया गया। ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के माध्यम से, जो हमारा बॉस के माध्यम से, हम लोग 1 लाख तक का दवा एट ए टाइम खरीद सकते थे। तो पता नहीं कितना परसेंटेज होता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा 1% होता था। और पर महीना हम लोग कम से कम
15-20 लाख तक का दवा खरीदते थे। तो 15-20 हज़ार हम रुपये से दूर भागना चाहते हैं और रुपया ऑटोमेटिक मेरे यहाँ आ रहा है, वही हम तजुब हो गया। 95 दिसंबर को अचानक मैं उसके पहले पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो 95 में सबसे पहले विदेश यात्रा पाकिस्तान लाहौर गया था। लाहौर में एक बड़ा कन्वेंशन था। उसके बाद फिर कलकत्ता में था। उसके बाद फिर इस तरह से दोनों कंट्री को ये पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का उद्देश्य ये था कि भाई दो देश अननेसेसरी नहीं लड़ाई करे। अननेसेसरी अपना ही लोग हैं, अपने अलग अलग हुई हैं, तो दोनों देश क्यों अलग अलग हमेशा लड़ते रहता है। तो पाकिस्तान की ओर से भी काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, रिटायर्ड एडमिरल लोग थे, यहाँ से भी थे, एक्टर थे, यहाँ नसरुद्दीन शाह लोग थे। तो ये सब माने ये हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां को पाटने के लिए वो बनी थी। लेकिन कुछ साल में बनने के बाद फिर दो देशों की विवाद ज़्यादा बढ़ने के बाद वो उसको थोड़ा सा स्थगित करना किया हुआ है। और बहुत सारे लोग जो इनिशिएटिव लिए थे शुरू में, वो लोग भी आज के तारीख में वो लोग अभी नहीं हैं। तो यहाँ आके मैंने देखा कि जब यहाँ लौटा तो यहाँ का माहौल तो कोई ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। माने जैसे मैंने छोड़ के गया था आंदोलन के समय में वैसे ही था। तो फिर से हम लोग को नए सिरे से आंदोलन करने की शुरुआत। और उसी दौरान जितने भी आंदोलनकारी संगठन हैं, चाहे कोयल कारो हो, चाहे नेत्राट मिल फायरिंग रेंज हो, या यूरेनियम माइंस का आंदोलन हो, सभी आंदोलन को कोऑर्डिनेट करने का कोशिश की, संयोजक करने का कोशिश किया। भाई हम लोग किस तरह से अपना जगह में तो आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम झारखंड को किस तरह से अलग करेंगे। तो ये बोलना चाहिए, ये आंदोलन का सोच जो स्टैन का था, और स्टैन के साथ हम लोग हमेशा रहे हैं। और 1993 को भी जब मैं यहाँ आया था तब पहली बार बहुत दिन से रुका हुआ था कोयल कारो, तो 1993 को एक नोटिफिकेशन आता है कि फिर उसको शुरू किया जाएगा। हम लोग पहला लोग था कि जो वहाँ लोगों को बताने के लिए कोयल कारो गए। स्टैंड भी था कि भाई इस तरह से होने वाला है, तो हम लोग सतर्क कराना चाहिए। तो वो एक था कि यहाँ ज्वाइन किया, जवाहर में पुनः मैंने ज्वाइन किया। हम लोगों ने तय किया था कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग को आना चाहिए, होना चाहिए, बाकी चलेगा। तो कहीं से सपोर्ट भी हम लोग को नहीं मिलता था, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी तरह से हम लोग को व्यवस्था हुआ और हम लोगों ने यहाँ चलाने का कोशिश किया। और बहुत सारा इस यहाँ पे फिर जब आंदोलन आगे बढ़ा, चूँकि मिनरल बेल्ट है, ये पूरा मिनरल बेल्ट है। मिनरल बेल्ट होने के नाते जगह जगह पर, चूँकि पहले से हमारे लोग गांव बसाए हैं, तो उन लोगों को हटाने का प्रक्रिया शुरू किया। और उसी प्रक्रिया के दौरान ये नक्सली का बात हुआ। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि नक्सली का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो नक्सली तो है, शायद होगा, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन आप गांव में जाके सबसे पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड मांगता है, उसके बाद राशन कार्ड है तो राशन कार्ड मांगता है, तीसरा चीज़ ज़मीन का कोई कागजात है तो वो मांगता है, और मांग के जला देता है। तो ये कैसे नक्सली को ख़त्म करने का तरीका है? पहले उसका सारा चीज़ जला दो, और उसके बाद खाने का कुछ है तो चावल है, खाद्य पदार्थ है तो उसको भी जला दो।
तो वो समझ में नहीं हम परे हो गया कि क्यों इस तरह से करता है। चलो नक्सली है तो नक्सली को पकड़ना चाहिए, नक्सली को अंदर करना चाहिए, हम लोग उसके खिलाफ उसके पक्ष में भी नहीं है, लेकिन हमारे गांव के लोगों को क्यों सताया जाता है। तो मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि एक आदमी हल चला जोत रहा है जंगल के भीतर में, तो अचानक इधर उधर से सीआरपीएफ सब भारी मात्रा में इधर से आता है उधर से आता है, तो उसको घेर लेता है। तो ये आदमी क्या कर रहा होता है, अरे हल जोत रहा होता है। वो जंगल का आदमी हिंदी भी बोलने नहीं आता है, चलो रास्ता दिखा बोलता है, और रास्ता दिखा बोलता है, रास्ता तो इधर से ऐसी रास्ता आप लोग इधर से जाइए होता है। तो वो हल जो जोत रहा था बैल को इसी तरह से छोड़ के उन लोग को रास्ता दिखाने चला गया, और वही आदमी के ऊपर केस हो गया कि यूपीए सारा चीज़ उसके ऊपर केस हो गया, इस तरह का केस। तो हम लोग को लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, एक आदमी रास्ता दिखाने के लिए जाता है और उसके ऊपर केस हो जाता है और अंदर चला जाता है, तो ये तो गलत हो रहा है। तो तब मैंने इस तरह का गलत ना हो इसका एक कुछ फैक्ट फाइंडिंग करना शुरू किया, गांव में जाके लोगों से पूछताछ किया, क्या वो भाई चलो इस तरह से वो अगर आंदोलनकारी या एक्टिविस्ट था तो वो चलेगा, लेकिन जो आदमी गांव का साधारण आदमी है उसको भाई आप पकड़ के लाओगे। तो एक आदमी को बोलता है कि वही लोग जब अचानक पहुंचता है तब घर में पानी मांगता है, सीआरपीएफ लोग पानी मांगता है, पानी नहीं आता तो उसकी भाभी बोलती है जाओ तो पानी लेके आओ, तो टीना लेके पानी लेके लाने जाता है। तो देखता है अभी तक नहीं आ रहा है, कि कहाँ हो गया, पानी लाने गया भेजे हैं। तो उधर कुछ सीआरपीएफ था वो उसको पकड़ लेता है, उसके ऊपर भी वही केस होता है। तो वो थोड़ा सा मानसिक रूप से ज़्यादा परिपक्व नहीं था और हिंदी तो समझता ही नहीं था, तो उसको पकड़ के रखा, तो उसके ऊपर भी ये सब तमाम चीज़ धारा लगा दिए यूपीए उसका। तो उससे हमको लगने लगा कि ये तो गलत आदमी गलत हो रहा है। तब वो फैक्ट फाइंडिंग के दौरान और उसके बाद बहुत सारा जहाँ भी वैसे पता होता है तो मैं तो सब फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितना सही है तो ठीक है, सही है, गलत अगर हुआ है तो भाई उसको अरेस्ट करना चाहिए, जो धारा लगाना चाहिए, लेकिन इनोसेंट लोगों को इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वही सोच के अनुसार कुछ मैंने केस भी लिया था, कुछ लोगों को बेल भी किया, कुछ लोग सजा भी हो गया, कुछ लोग निकल भी गया, ख़त्म भी हो गया। उसके बाद से मैं ये फिर यहाँ ज्वाइन किया स्टैंड के साथ। स्टैंड के साथ ज्वाइन करने के बाद चूँकि हम लोग स्टैंड का रांची जाना भी एक कारण था। हम लोग ने पहले सोशल डेवलपमेंट सेंटर में हम लोग प्रोग्राम करते थे, तो एक दिन सोशल डेवलपमेंट सेंटर में सिस्टर लोग को बोला कि हम लोग तो आंदोलन कर रही है, हम लोग का कुछ न्यूनतम रुपया लिया जाए, खाने का जो भी रहने का न्यूनतम लिया जाए। तो वो लोग बोला कि नहीं हो सकता है। तब उस समय स्टैंड के साथ वो लोग का काफ़ी बहस हुआ, भगजक भी हुआ। वो लोग तब स्टैंड बोला कि हम लोग का भी एक सेंटर होना चाहिए, हमारे लोगों को बैठने के लिए बात करने के लिए जगह होना चाहिए, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। तो वही है बगीचा, तो बगीचा उसी का उपज है और अभी बगीचा ज़्यादातर उसी में काम कर रहा है कि जो लोगों को जगह नहीं मिलती है इस तरह का समाज के बारे में बात करने का, लोगों के बारे में बात करने का, वो लोग को वहाँ बात करने का पूरा छूट है। वहाँ रहने का, खाने का, वहाँ न्यूनतम रुपया तो लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपका इस तरह का बात आप कर सकते हैं। ये तो उसी पे हम लोग ने पहले तो एक फादर को जिम्मा दिया था वहाँ बनाने का, वो फादर भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए।
तब स्टैन को खुद हम लोग ने बोला कि यदि बनाना है तो हम ही लोगों को जाके आपके दिशा निर्देश में ही बनाना चाहिए। तो स्टैन ने अपने खुद फिर गया और कुछ पहले से कुछ हमारे लोग थे जो आंदोलनकारी थे, जेल में काफ़ी दिन गुजारे, तो उन्हीं लोगों को वो बनाने का जिम्मा दिया। तो कुछ लोग तो लास्ट तक बनाने में मदद किए, कुछ लोग तो पूरा नहीं करने सके। उन लोग को मजदूरी भी बाकायदा देता था। एक लड़का तो साइकिल में जाता था रांची, साइकिल में जाता था, साइकिल से आना जाना करता था। तो वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग पे पढ़ाई ड्रॉप करके वो लोग अलग प्रांत आंदोलन में घुसा। तो कुछ लोग कमिटेड लोग हैं जो कि इस तरह से कर सकते हैं, तो वही लोग के दिशा निर्देश पे उन्हीं लोग के द्वारा वो बगीचा बनाए। तो अभी उन लोग का नाम कहीं नहीं होता है, लेकिन वो लोग उसमें सहयोग दिया है। काम करने में बाकायदा उन लोगों ने मजदूरी लिया है, लेकिन फिर भी वो लोग का भी सहयोग रहा है। कहीं से आप नहीं कह सकते कि कुछ लोगों ने मिलके बगीचा को बनाया, इस तरह से नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग ने अपना जो आंदोलन, अपना जीवन को न्यौछावर कर दिए, वो लोग का भी हाथ है बगीचे को बनाने में। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बगीचे कैसे बनाए, क्यों बनाए। तो ये एक मेन चीज़ है कि बगीचा हम लोग जाते थे, हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे, तो लोग बहुत ज़्यादा तो उस समय नहीं था, लेकिन एक आंदोलनकारी लोगों के लिए रुपये तो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए उसको थोड़ा सा अपना जगह हो। शुरू में कोशिश किया था कि ये मदरसा उसके बैक साइड में एक मैदान है, वहाँ करने का था, वहाँ भी नहीं दिया। वहाँ भी एक स्कूल बनी है, ले दे के मैंने आंदोलनकारी लोगों को एकदम पीछे हमारे लोग ही रहने नहीं देते हैं, इसलिए बहुत दूर में दे दिया। खैर ठीक है, अभी जगह है, जब भी मौका मिलता है तो वहाँ हम लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चूँकि वहाँ दिल्ली में वकालती पूरा नहीं किया, तो मैं यहाँ आके जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से रेगुलर में वहाँ एग्ज़ाम दिया। मैंने 3 साल तक 6 सेमेस्टर तक का वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद से 2012 में हम लोगों ने किया, लॉ किया। लॉ करने के बाद उसी समय हम लोगों ने स्टेट बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी हम लोग जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से का एग्ज़ाम पास नहीं होता है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास किया, तब से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या हम लोग तो हमारे नीडी लोग आते हैं, नीडी लोग से हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही देते हैं। तो अभी कम से कम परिवार किसी तरह से चल रहा है। जो कोर्ट में हूँ, कोर्ट में अभी मेरे पास कोई केस नहीं आता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह का केस मुझे दिया है जो हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। वो बच्चों को लेके कहीं बेचना, वो ऐसी वाला केस, तो उन लोगों को बेल के लिए मूव करना था। तो पता नहीं प्रोफेशन में शायद ये सब जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लोग को जितना हम लोग से फ़ायदा होना चाहिए, मिलना चाहिए, हम लोग सर्विस देना चाहिए। ये हम लोग इस उम्मीद के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत जो रुपया मिलता है तो कुछ परिवार के चलाने लायक भी होना चाहिए, परिवार भी चलना चाहिए। हम नहीं कह सकते अभी लड़का जुम्मा नौकरी कर रहा है तो उससे रुपये भी हम नहीं मांग सकते। तो ये स्थिति है हमारा आज का। 2-3
तरह का ट्रेनर भी हूँ, जो सेल्फ रूल हमारा स्वशासन व्यवस्था का ट्रेनर भी हूँ, पेशा का ट्रेनर हूँ, और एक यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल उसका भी ट्रेनर हूँ। तो कई जगह कभी कई जगह पे ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग देने का ये अक्सर तो मैं जानता हूँ इसलिए ट्रेनिंग देता हूँ, ये बात नहीं है, जानता तो हूँ, लेकिन हमारे लोग का क्या स्थिति है उसको उसमें किस तरह से फाइट करना है, आपका क्या क्या अधिकार है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स है, या और बहुत सारा राइट्स है जो कि हम लोग से एकदम कोसों दूर है। केवल हम लोग केवल जानते हैं कि राइट्स है, लेकिन वो कोसों दूर है। तो उस राइट्स के लोग के तरह भी लोग को जाने, इसलिए भी ट्रेनिंग देता हूँ कि मैं एक ट्रेनर हूँ, इसलिए इस हैसियत से ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, लेकिन एक लोग को जानकारी हो कि भाई हम आज के तारीख में कहाँ है और क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो जब तक अपने आप से सवाल नहीं करेगा तब तक वो ट्रेनिंग भी लेगा तो पूरा फुलफिल नहीं कर सकता है। आदिवासी स्टेट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पेशा में भी अभी यूएनडीपी का बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स के बारे में बात करेंगे, तो उसी के समकक्ष है पेशा में भी बात करना चाहिए। तो पेशा में तो इम्प्लीमेंट नहीं करने सक रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ का कैसे करेगा। इंटरनेशनल लॉ को सरकार को करना चाहिए, बाइंडेड है इंटरनेशनल लॉ पर, जो भी ट्रीटी है, जो भी है आर्टिकल 253 के तहत उसको एडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार एडॉप्ट नहीं कर रही है। तो यही है, मुझे लगता है कि आप आदिवासियों के बीच में किस तरह से अपना संघर्ष को बरकरार रखेगा, अपने वजूद को, अपने पहचान को जब तक उसको नहीं रखेगा तब तक तो आदिवासी कल के दिन में वो अजायब घर को जू जो होते हैं उसमें देखो आदिवासी लोग इस तरह से रहते हैं, देखो आदिवासी लोग इस तरह से खाते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, वैसे ही होगा। एक जू का कॉन्सेप्ट में आदिवासी लोग को दिखाई देगा। अगर आदिवासी लोग आज की तारीख में जागरूक अगर नहीं होता है तो आज के समय में आदिवासियों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपना राइट्स के बारे में जानना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जब तक ये महसूस नहीं करेगा तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई भी अभी शुरू किया है स्थानीय नीति का, डोमेसाइल का। डोमेसाइल में स्टेट डोमेसाइल एक अलग से होता है कि स्टेट डोमेसाइल को इम्प्लीमेंट नहीं करने सक रहा है। इम्प्लीमेंट करने नहीं सक रहा है क्या बात नहीं, इम्प्लीमेंट तो करने की कोशिश करता है सरकार, लेकिन हाई कोर्ट उसको हमेशा हाई कोर्ट उसको डिसीजन करके नहीं करा रहा है। हाई कोर्ट में हारना क्यों है, एक दो चीज़ है, एक तो हम नहीं जाके हार जाएंगे, एक तो हम बहस करके हार जाएंगे, वो एक बात है। तो अभी यहाँ जितना भी डोमेसाइल की सरकार की ओर से जो कोर्ट केस चली है वो नहीं अटेंड करके हारा है, जानबूझ करके हारा है। अरे यदि मान लिए वहाँ बहस करके हारता तो सुप्रीम कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट भी विदिन 90 डेज में अगर जाना चाहिए था, वो भी नहीं गए हैं। तो सरकार की कुछ कमियां हैं, कुछ सरकार के लोग जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट एकदम नहीं चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि यहाँ के लोग का डेवलप हो। उन लोग का डेवलपमेंट का डिफिनेशन एक बहुत अलग है, माने डेवलपमेंट का डिफिनेशन है बहुत अलग है। अगर यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो वो डिफिनेशन को बदलना पड़ेगा। आईएएस के नीचे भी कभी लोग का कब्जा में है, माने ब्यूरोक्रेट्स का पूरा कब्जा में है। माने जानबूझ करके केस को हारना,
इस तरह का। अभी बाद में बोलेंगे नहीं नहीं वो तो आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल तो केस में हार गया, ये बोलना है वो लोग का, ज़बरदस्त हरवा देते हैं। तो ये सब जो हो रहा है इंटरनल, ये बहुत खतरनाक है कल के लिए। पता नहीं भविष्य में क्या होगा, हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स का जिस तरह से यहाँ पकड़ है यहाँ के लोगों का अपनी ओर करने का, तो ये मुझे लगता है कि कल तक में ये स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। शुरू में महिलाओं का संगठन चलाया था, तो संगठन में महिलाएं क्यों आती है, कौन लेके आता है, तो हम लोग ने शुरू में उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उतना कुछ लोगों ने जो दिल्ली में जो रहते हैं वो लोग ने शुरू में कुछ महिलाओं को लेके गया। अरे आपके यहाँ तो इतना अच्छा हाउस सर्वेंट है, मुझे भी ला दो ना। तो ये शुरुआत था, मुझे भी ला दो, मुझे भी ला दो, है ना, और है तो ला दो ना, हम लोग भी। हाँ, उन लोग का गलत इंटेंशन नहीं था, ठीक है, मैं घर में बच्ची केवल है हेल्प हो जाएगा, और अच्छा सैलरी भी वो लोग देता था, अपना परिवार की तरह रखता था। लेकिन उस शुरुआत को इस तरह से अभी इतना भयंकर रूप ले लिया है कि अभी दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा या गुजरात जाएगा काम के वास्ते, वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। अभी आप सोच सकते हो, एक अनजान व्यक्ति आपको लेके जा रहा है, एक अनजान जगह जा रहे हो, आपको लेके जा रहा है, आपको कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, उस पर आप डिपेंड होंगे। आपसे कुछ नहीं कर सकते हो कि आप हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह से जानकारी के अभाव के चलते बहुत सारे लोग पलायन भी कर रहे हैं, और पलायन के में बहुत सारे लोग गायब भी हो रहे हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से जनसंख्या भी, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में एक टीवी न्यूज़ में दिखाया था, ये चक्रधरपुर स्टेशन में पलायन वाला पूरे स्टेशन में सोया हुआ है। देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कैसे जा रहा है। तो एक महिला तो अपना पति को सोया हुए छोड़ के भाग के गई थी, तो जब खोजते खोजते अपना हस्बैंड वहाँ तक पहुँचा तो बोला कि नहीं, उसको बोला कि आपने अपना हस्बैंड को बताया था, नहीं बताया, क्योंकि उसको बताने से मुझे जाने नहीं देता, इसलिए मैं चुपके से भाग रही हूँ। तो बाद में वो स्टेशन से उसका हस्बैंड उसको वापस ले जाता है। हमारा जगह इतना संसाधन है, इतने सारा रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर अच्छी तरह से करें तो मुझे लगता है कि यहीं पर स्वर्ग है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर में केवल कुछ लोग नौकरी करते हैं तो बाहर जाना पड़ता है, वो लोग जाए, लेकिन अधिकतर लोग केवल काम के वास्ते जो जाते हैं उसके लिए वो शायद उतना अच्छा नहीं है। और भविष्य में समाज को भी, यहाँ का आदिवासी समाज को भी भुगतना पड़ेगा कि भाई यहाँ के सारा रिसोर्सेज, आप अभी गांव में जाएंगे तो गांव को कोई आदमी अगर डेथ किया है तो वो जो दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, वो खोदने वाला भी नहीं मिलते हैं। ये स्थिति हो गई है आज के तारीख में। तो मुझे लगता है कि ये कम होना चाहिए, और कम हम लोग तो हर जगह इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, हमारे लोग कहाँ हैं। तो जब तक इसको हम लोग नहीं करेंगे तब तक तो मुश्किल है। तो हम ही लोग को शुरू करना है। 1948 को हम लोग, मैंने एक लेख लिखा है, द इनिशिएटिव। तो हम लोग ने उसके पहले इनिशिएटिव का मैं 2-3 जिक्र किया हूँ। एक तो बिरसा मुंडा का जयंती का 15 नवंबर को दिल्ली में हम लोग ने मनाया। पहले में बहुत छोटा रूप में मनाया, दूसरी बार में गांधी पीस फाउंडेशन में बड़ा रूप में मनाया, तीसरी बार में बड़ा मनाया, ये कौन सा ऑडिटोरियम में, बड़ा ऑडिटोरियम में मनाया। और उसमें हम लोग ने, उसमें वेलफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे सीताराम केसरी को चीफ मिनिस्टर बनाया।
तो उसके बाद से ही पार्लियामेंट में इसका बिरसा मुंडा का तस्वीर लगा, उसके पहले नहीं था। उसके बाद बिरसा मुंडा का स्टाम्प जो ये स्टाम्प बनता है वो बना, उसके पहले नहीं था। कोई चीज़ का इनिशिएटिव, कोई चीज़ का शुभारंभ करने से मात्रा से बहुत आगे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अपना इतिहास स्वयं लिखा है, स्वयं लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है। तो उसी के तहत मैंने एक उसमें जिक्र किया है। मैं बहुत छोटा था जो पिताजी के साथ हम लोग को बरसात के मौसम में मेड़ बांधने जाता था। तो एक आदमी से मिलता है, बात करता है, तो वहीं बैठ बच्चा सुनते रहता है क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि अरे यहाँ के बारे में ये इस तरह से बता रहा है, यहाँ की स्थिति ऐसी है। कभी बामन घाटी की लड़ाई भी हुई थी यहाँ पे। अरे तब मुझे लगा कि ये तो यार बड़ा गांव तो है, गांव का भी अपना इतिहास है। चक्रधरपुर रोड से जाते हैं तो शारदा मिलता है, यहाँ पुटीदा पहले है। पुटीदा मैंने यहाँ से पानी निकल रहा है, पुटी होके पानी निकल रहा है इस तरह से। और शारदा मैंने शारदा नहीं है, शारदा है। शारदा मैंने वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, उपजाऊ में है, वहाँ का पानी पीने से माने बहुत हेल्दी होता है। ये आगे फिर जाने तक कायदा है, कायदा मैंने वहाँ का पानी थोड़ा सा काय टाइप का है। उससे आगे जाएंगे तो लोरदा है, मैंने लोरदा, वहाँ भी पानी निकल रहा है। तो इस तरह से दा है, उसको शारदा मैंने अभी यहाँ का इतिहास को बदलने का प्रक्रिया किस तरह से जारी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चईबासा भी नहीं था, चईबासा ऐसी कुछ था। और यहाँ का इतिहास भी कुछ अलग है। तो ये सब देखते हुए आजकल मैं एक एक चीज़ में एक आर्टिकल लिखना शुरू करता हूँ। पता नहीं अभी उम्र का इतना दहलीज में 65 वर्ष के बाद जब लिखना शुरू करेगा तो वो कितना लिखने पाएगा नहीं पाएगा, समय मिलेगा नहीं मिलेगा। जब समय था तो हम लोग समय का सदुपयोग नहीं किया, अब समय नहीं है तो पता नहीं समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक एक आर्टिकल 2 पेज का, 1 पेज का इस तरह से लिख के उसको प्रिंट कराने का बात कर रहा है। उद्देश्य था कि यहाँ का लोगों को बौद्धिक रूप से माने शैक्षणिक रूप से उसको परिपक्व करना, यहाँ का जो भी इतिहास है उसको डॉक्यूमेंट करना और पब्लिश करना, डिक्यूमेंटेशन करना। तो ये काम था। और यहाँ के लोगों को ही, यहाँ के लोगों द्वारा ही लिखवाना। ऐसी नहीं है कि बाहर का कोई डॉक्टरेट किया है वो लिख देगा, ऐसी नहीं है। यहाँ के लोग आप अपने बारे में, हम लोग ने एक कोशिश भी किए थे कि भाई चूँकि पश्चिमी सिंहभूम गांव है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो कॉलेज में लड़कों को बोला कि आपकी बार गर्मी छुट्टी में आप लोग जा रहे हो तो अपने गांव के बारे में जितना संभव हो सकता है लिख के लेकर आओ। तो कुछ लड़कों ने लिखा है, कुछ बच्चियों ने भी लिखी है। तो उसको अब मैं पब्लिश करने नहीं सका हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो वो ऐसी नहीं है कि कुछ कुछ सेंटेंस ज़रूर सुधारा जा सकता है, लेकिन वो लोग जिस स्थिति में लिखा है वैसी स्थिति में भी छापना चाहिए, छापेंगे, यही सोच रहे हैं। मैंने अभी तक उसको सजा कर रखा है। पहले यहाँ गोलीकांड जो खरसवा में हुआ था, यहाँ भी 100-150 लोग जाते थे और अपना पूजा पाठ करके जो भी करना था करके आ जाते थे। तो 2005 को हम लोग ने एक रैली किया था, साइकिल रैली। गुंटिया चूँकि विजय स्थल है, वहाँ पर जीत हुई थी, वो लोग का किसी ज़माने में लड़ाई हुई थी वहाँ पे। विजय स्थल गुंटिया से शहीद स्थल खरसवा तक का साइकिल रैली। तो उसका प्रचार प्रसार इतना हम लोग ने किया, इतना किया
कि उस समय जो 400-500 लोग आते थे ना, 10,000, 15,000, 20,000 लोग आ गए। तो हम लोग का वो कोशिश से इतना लोग आए। अभी प्रत्येक साल बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी के बच्चा को पूछोगे ना 1 जनवरी को क्या होता है वहाँ, तो बोलता है कि अरे मेला लगता है करसों में। क्योंकि जानकारी हो सकता है उनके पेरेंट्स उन लोग को नहीं बताए होंगे। तो इस तरह से जानकारी के अभाव में हम लोग अपना आंदोलन का जो इतिहास है उसको हम ही लोग ख़त्म कर रहे हैं। दिखावा बहुत ज़्यादा है, दिखावा बहुत ज़्यादा है। और दिखावा के चलते एक बड़ा फ़ोन होना चाहिए हाथ में। किसी ज़माने में तो रेडियो पकड़ना बहुत बड़प्पन था। आजकल मोबाइल पकड़ना बड़ा है। आंदोलनकारी नहीं होता तो मैं भी कहीं सरकारी नौकरी करके रिटायर हुआ होता। अभी चुपचाप से हम भी अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ खेल रहे होते। लेकिन अभी स्थिति नहीं है। शायद हम लोग को थोड़ा सा सोच था कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ करने का या जागरूक करने का। मैंने जागरूक एक रोज़ में होंगे ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा लीगल हम लोग अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चलाते हैं। तो उसमें हम हमेशा बोलते हैं कि भाई मिनिमम चीज़ आपको जानना होगा कि भाई हम रोज़ अगर नहाएंगे, रोज़ खाते पीते रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। अच्छा पानी पिएंगे तो बीमार नहीं होंगे। रास्ता में हमेशा हमको बाएं में चलना चाहिए। दाएं में चलेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये मिनिमम चीज़ आपको जानना होगा कि भाई हम लोग इसे लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लॉ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम चीज़ आपको जानना होगा। तो यही हम लोग बताते रहे हैं कि अब अपना लाइफ में मिनिमम चीज़ हम लोग लेके चलना चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आंदोलनकारी से कि आंदोलन तो किया हम लोग ने। जिस समय झारखंड एक्चुअल में अलग होना चाहिए था उस समय तो अलग करने नहीं दिया। जिस समय अलग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हमारा जो कोशिश था, हम जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, हमारा स्टेट होगा, हमारा राज्य होगा, हमारे लोग होंगे, सब खुशहाल रहेंगे, अपना पूरा ग्रेटर झारखंड का बात होगी। तो चूँकि सभी जगह वहाँ का लोग के अनुसार, वहाँ के कम्युनिटी के अनुसार से सभी राज्य जब बने हैं, तो झारखंड राज्य में भी झारखंडियों का होना चाहिए, ये सोच के किया था। लेकिन आज के तारीख में झारखंडी कम हो गया। अभी डिलिमिटेशन की भी बात हो रही है, गैर झारखंडी ज़्यादा हो गया। लाइफ बड़ा स्ट्रगल है, मैंने पारिवारिक रूप से भी स्ट्रगल है, और आंदोलन रूप में तो खैर स्ट्रगल ही है। मैंने एक आंदोलनकारी अपना परिवार से भी लड़ता है, अपना लोगों के हित के लिए भी लड़ता है, और राज्य के लिए भी लड़ता है, एक अधिकार के लिए भी लड़ता है। ये मुझे बड़ा संकुचित कर देता है सोच को। मैंने इतने उधेड़ बुन के बावजूद भी लोग बहुत तैयार होते हैं तो कुछ करने को।